हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में, इनके इनके लिटरेरी करियर, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बुलेट पॉइंट के थ्रू। तो शुरू करते हैं। डब्ल्यू बी ईट्स का लाइफ स्पैन क्या रहा? 1885 65 टू 1939, ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। फुल नेम देख लेते हैं क्या है। विलियम बटलर ईट्स इनका फुल नेम है। बर्थ 13 जून 1865, सैंडी माउंट, काउंटी डबलिन, आयरलैंड में ये पैदा होते हैं, यानी बाय बर्थ ये आयरिश हैं। पेरेंट्स कौन है? हिज फादर जॉन बटलर ईट्स एंड वाज एन आयरिश पेंटर, यानी बाय प्रोफेशन इनके फादर एक पेंटर थे। हिज मदर नेम वाज सुजैन मैरी पॉलेक्स फैन, माँ का नाम सुजैन मैरी पॉलेक्स फैन है। 1885 पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू। जैसा कि हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, फेमस यूनिवर्सिटी में रिव्यूज होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें इन्होंने इनकी पहली पोएम पब्लिश होती है। ईयर 1889 1889 ईट्स मेट मॉडगॉन, यानी 1889 में मॉडगॉन से डब्ल्यू बी ईट्स मिलते हैं, हु बिकेम हिज म्यूज, जो बाद में ऐसा माना जाता है। म्यूज का कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं कि पोइट्स अपने इंस्पिरेशन के लिए जो है एक गॉडेस फिगर को ध्यान में रखकर अपनी पोएम्स को लिखते थे ताकि उन्हें इंस्पिरेशन मिले और उनकी पोएम अच्छी हो। तो ऐसा ही कुछ मॉन्टगोनी का भी रोल रहा है डब्ल्यू बी ईट्स के। ये मॉन्टगोनी की पिक्चर है। एंड इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री डीपली। मॉन्टगोनी के बारे में कहा जाता है कि इनकी पोएम्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही हैं, काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इनका इम्पैक्ट रहा है। जैसा कि डब्ल्यू बी ईट्स की वन ऑफ द फेमस पोएम्स जैसे माई प्रेयर फॉर माई डॉटर में भी आप देख सकते हैं, एक विजिबल है इनका इनकी पर्सनालिटी। सी वॉज एन अर्डेंट आयरिश नेशनलिस्ट, यानी मॉडगॉन जो है एक आयरिश नेशनलिस्ट थी। इन 1891 में ही विजिटेड गॉन इन आयरलैंड। चूंकि ये विजिटेड आयरलैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि डब्ल्यू बी ईट्स जो है इंग्लैंड में जाके स्टैब्लिश हो चुके थे और बाद में क्या होता है, प्रपोज्ड मैरिज 1890 में इन्होंने गॉने को प्रपोज किया, बट सी रिजेक्टेड हिम, लेकिन उन्होंने मॉडगॉन ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ईट्स प्रपोज्ड हर नंबर ऑफ टाइम्स बट सी रिफ्यूज्ड ईच प्रपोजल, यानी इसके बाद भी कई बार इन्होंने प्रपोजल रखा शादी का और हर समय इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एंड इन 1903 सी मैरिड आयरिश नेशनलिस्ट मेजर जॉन मैकब्राइड, और 1903 में मॉडगॉन ने मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली। लेटर इन लाइफ ही प्रपोज मॉड्स एडॉप्टेड डॉटर इसूल्ट मैकब्राइड बट सी डिक्लाइंड, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शादी के बाद जो है उनकी, यानी मेजर जॉन मैकब्राइड की पहले से एक बेटी थी, तो मॉडगॉन की वो एडॉप्टेड डॉटर हो गई और डब्ल्यू बी ईट्स ने उन्हें भी प्रपोजल रखा शादी का और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एक तरह से मॉडगॉन ने भी कई बार रिजेक्ट किया और उनकी जो एडॉप्टेड डॉटर थी इसूल्ट मैकब्राइड, उन्होंने भी शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। 1894 he had an affair with Olivia Shakespeare that ended in 1897, यानी एक शॉर्ट अफेयर भी रहा इनका ओलिविया शेक्सपियर से, जो 94 में शुरू होता है और 97 में खत्म होता है। 1889 पब्लिश्ड द वैंडरिंग्स ऑफ ओशन एंड अदर पोएम्स, यानी 1889 में इनकी पहली कलेक्शन पोएम ऑफ कलेक्शन जो है पब्लिश होती है। हिज फर्स्ट सिग्निफिकेंट कलेक्शन, यानी एक तरह से एक जो इनकी लिटरेरी करियर की एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, एक तरह से शुरुआत भी यहीं से होती है। सम पोएम्स इन द कलेक्शन, कुछ पोएम्स जो हैं जो फेमस पोएम है इस कलेक्शन में। द वैंडरिंग्स ऑफ ओशन, यानी टाइटल भी सेम है, द सॉन्ग ऑफ द हैप्पी शेपर्ड एंड द स्टोलन चाइल्ड एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारी पोएम है, बट ये कुछ मेजर पोएम्स हैं काफी फेमस। 1890 ये ईयर क्या है? इट्स ज्वाइन हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, यानी एक सोसाइटी है जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था जिसका नाम है हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। द सेम ईयर, यानी सेम ईयर का मतलब इसी साल क्या होता है, ईट्स एंड अर्नेस्ट राइज, यानी ये ईट्स और अर्नेस्ट राइज जो है मिलकर को फाउंडेड द राइमर्स क्लब इन लंदन विद अदर यंग पोएट्स, यानी कुछ और यंग पोएट्स जो उस समय के उभरते हुए जो कवि थे और पहले के जो भी काफी फेमस थे, उन्होंने मिलकर एक राइमर क्लब का की शुरुआत की जो कि बेसिकली पोएट्री और पोएट्स के ऊपर बेस्ड थी। ज्वाइन द थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी 1890 में ही इन्होंने एक सोसाइटी है जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। डीपली इंटरेस्टेड इन मिस्टिसिज्म एंड ऑकल्ट, अब ये ऑकल्टिज्म हम जानते हैं क्या होता है, मिस्टिसिज्म कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं, जैसे कि हम उसके बारे में काफी क्यूरियस रहते हैं, तो कुछ ऐसा ही डब्ल्यू बी ईट्स भी
इन सब चीज़ों के बारे में उनकी पोएम्स में भी हमें मिस्टिसिज्म, मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स काफ़ी दिखते हैं। रोमांटिक जो एक मोड है, जो एक नेचर है इनकी पोएम्स का, उसमें भी हमें एक मिस्टिसिज्म नजर आता है उनकी पोएम्स, जैसे लीडा एंड स्वान वगैरह मैथोलॉजिकल फिगर हैं। ठीक है, द सेकंड कमिंग इनकी काफ़ी फेमस पोएम है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये ज्वाइन करने के बाद चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी पोएम्स में ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। 1893 में क्या होता है, पब्लिश द सेल्टिक ट्वेलाइट। अब ये जो इनकी पोएम है, मार्किंग हिज रोल इन द शेल्टिक रिवाइवल रिवाइवल अब ये शेल्टिक रिवाइवल क्या है ये जानना जरूरी है। शेल्टिक रिवाइवल एक्चुअल में जो आयरिस, एक तरह से जो उनकी लैंग्वेज थी, उनकी जो अपनी कल्चरल जो हेरिटेज था आयरलैंड का, उसको ये सेव करना चाहते थे। चाहे आप डब्ल्यू बी ईट्स हो गए या जीबी शॉ हो गए, ये भी आयरिस थे, जीबी शॉ भी आयरिस थे, जेएम सिंज हो गए, तो ऐसे लोग थे। अब उसमें मॉन्टगॉन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी एक नेशनलिस्ट थी, तो वो भी चाहती थी कि आयरिश सोसाइटी, उनके उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज को, तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे जेम्स सिंच की जो बेसिकली उनके जो प्लेज हैं, जो 7 प्लेज हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश उनकी अलग है, वो एक अलग ही उनका अपना एक आयरिश शेल्टिक जो लैंग्वेज है वो उसको वो प्रिजर्व करना चाहते थे। तो शेल्टिक रिवाइवल, रिवाइव करना यानी चीज़ों को फिर से वापस लाना सोसाइटी में, तो किस तरह 1893 में ये शुरुआत करते हैं। 1896 इट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लेडी ग्रेगरी। अब ये भी एक बहुत ही बड़ा फिगर कह सकते हैं, आयरलैंड में थी और काफ़ी रिच थी, डब्ल्यू बी ईट्स के साथ जुड़ती हैं, हु इनकरेज्ड हिज नेशनलिज्म, यानी लेडी ग्रेगरी भी चीज़ें जो है इनके साथ नेशनलिज्म थी, नेशनलिस्टिक थी, और आयरलैंड के फ्रीडम में भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कन्विंस्ड हिम, यानी डब्ल्यू बी ईट्स को इन्होंने कन्विंस किया टू कंटिन्यू फोकसिंग ऑन राइटिंग ड्रामा, और खास करके इन्होंने ड्रामा लिखने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। टुगेदर विद लेडी ग्रेगरी, मार्टिन, यानी लेडी ग्रेगरी के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़कर, उनमें मार्टिन थे, जेएम सिंस थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, सीन ओकेजी, ये भी आयरिश थे, पेंड्रिक कॉलम। इट्स एस्टैब्लिश आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट, यानी कि इतने लोगों के साथ मिलने के बाद इन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एक मूवमेंट चलाया, जो कि वहाँ के लिटरेचर को, कल्चर को प्रिजर्व कर सके। 1899 Eats, Lady Gregory, Edward Martin and George Moore established the Irish Literary Theatre। अब इन्होंने मिलकर आयरिश लिटरेरी थिएटर को भी स्टैब्लिश किया, शुरुआत की, फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग आयरिश एंड शेल्टिक प्लेस। जैसा कि मैंने बताया कि हर तरीके से ये चाहते थे कि जो आयरिश कल्चर है, लैंग्वेज है, उनका अपना ट्रेडिशन है, उसको ये प्रिजर्व कर सके। तो इसके लिए सबसे बेहतर मीडियम होता है पोएम्स या फिर ड्रामा। तो ड्रामा एक अच्छा मीडियम माना जाता है, क्योंकि हम उसको स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह इन्होंने एक आयरिश लिटरेरी थिएटर की शुरुआत की। रोट द काउंटेस कैथलीन, डब्ल्यू बी ईट्स ने जो ड्रामा लिखा, प्ले लिखा, उसका नाम है द काउंटेस कैथलीन। बिगिनिंग ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क फॉर आयरिश स्टेज, यानी कहीं न कहीं डब्ल्यू बी ईट्स ने अपनी शुरुआत की थी ड्रामेटिक स्टेज की, और जिसकी शुरुआत की द काउंटेस कैथलीन के साथ। 1904 along with Sinch, यानी सिंच के साथ, जेम्स सिंच के साथ, they opened the Abbey Theatre in Dublin on 27 दिसंबर, सॉरी ये 2004 नहीं होगा, 1904 होगा, इन द ईयर 1904। तो ये 1904 में इनकी शुरुआत की जेम्स सिंच के साथ, और एबे थिएटर काफी फेमस थिएटर बन गया। 1915 इट वाज ऑफर्ड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हिच ही रिफ्यूज्ड, यानी 1915 में एक नाइटहुड की एक बड़ी उपाधि मानी जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और रिफ्यूज क्यों किया, उसके पीछे का रीजन यही है कि आयरलैंड भी एक फ्री कंट्री नहीं था, उस पर भी ब्रिटिश क्राउन का एक तरह से कह सकते हैं अधिकार था, जिसकी वजह से आयरलैंड के लोग खुश नहीं रहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 1916 में क्या होता है देखते हैं। डीपली अफेक्टेड बाय द ईस्टर राइजिंग, यानी 1916 में एक ईस्टर राइजिंग एक घटना घटती है, जिसमें बहुत सारे आयरिश नेशनलिस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या उनके सैनिकों के द्वारा मारा जाता है। रोट ईस्टर 1916, ये एक फेमस पोएम है डब्ल्यू बी ईट्स की। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, यानी इसमें एक जो लाइन है जो काफी फेमस है, ए टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, जो कि मैंने ये बताने की कोशिश की है, इसकी एक फेमस लाइन है। 1917 मैरिड जॉर्ज हाइडलीज, और 1917 में ये शादी करते हैं जॉर्ज हाइडली से। ओलिविया शेक्सपियर स्टेप नीश, यानी ये जॉर्ज हाइडलीज जो है ओलिविया शेक्सपियर जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, इनके साथ एक शॉर्ट अफेयर रहता है 3 साल का, और एक्चुअल में ये कौन है, इनकी स्टेप
नीस हैं, who became important to his mystical and automatic writing. अब 1917 1919 एक्सपेंडेड वर्जन, यानी कि ये जो पब्लिश होती है द वाइल्ड सोन्स एट कूले, ये एक्चुअल में 1917 में पब्लिश होती है बट एक्सपेंडेड वर्जन होता है 1919 में। इंक्लूड सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स। द वाइल्ड सोन एट कूले जो इनकी एक पब्लिश होती है कलेक्शन है पोएम का, इसमें द वाइल्ड सोन एट कूले इस सेम टाइटल है। इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी एंड आइरिस एयरमैन फोरसीज हिज डेथ एक्सेट्रा, यानी कि इस कलेक्शन में ये कुछ फेमस पोएम्स हैं। Eats was appointed to the first Irish Senate in 1922। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इनका कुछ लिटरेरी करियर के साथ इनका पॉलिटिकल करियर भी स्टैब्लिश होता है, और खास करके ये जब अपॉइंट होते हैं आयरिश सीनेट 1922 में, was reappointed for a second time in 1925, और दूसरी बार ये इलेक्ट होते हैं 1925 में। 1919 में क्या होता है, रिटेन द सेकंड कमिंग, ये काफी फेमस इनकी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इनको विशेषकर जाना जाता है द सेकंड कमिंग। और मेजर जो हमारे एग्जाम्स हैं पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इवन यूजीसी नेट में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इससे होते हैं। ड्यूरिंग द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि मैंने बताया कि आयरलैंड भी आज़ादी चाहता था ब्रिटिश क्राउन से। फर्स्ट पब्लिश द डायल मैगजीन नवंबर 1920 यूएस में, तो ये द सेकंड कमिंग जो है पहली बार पब्लिश होती है 1920 यूएसए में। लेटर इंक्लूडेड इन द कलेक्शन द टार 1920, और बाद में इस पोएम को द टार नाम के इनके कलेक्शन में जो कि 1928 में पब्लिश होती है उसमें ये रखा जाता है। 23 में क्या होता है, एक मेजर इवेंट घटता है, वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और बाद में 1923 का एक समय आता है जब इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिलता है। फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्री विच इन ए हाईली आर्टिस्टिक फॉर्म गिव्स एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ ए होल नेशन, और इनके मिलने के बाद, इनको नोबेल प्राइज मिलने के बाद एक प्रेज में कुछ चीजें कही जाती हैं, जो कि एक कमेटी होती है नोबेल कमेटी जो इनके प्रेज में ये स्टेटमेंट देती है। 1928 में क्या होता है, पब्लिश्ड हिज पोइट्री कलेक्शन द टार, और जैसा कि बताया कि 1928 में इनका काफी फेमस एक कलेक्शन रहता है टार, अ मेजर वर्क रिफ्लेक्टिंग ऑन एजिंग पॉलिटिक्स आर्ट, जिसमें इनको देख सकते हैं कि चूंकि ये जाहिर सी बात है बूढ़े हो रहे थे, तो ये सारी चीजें जब भी इनकी पोएम्स में दिखती हैं, पॉलिटिक्स दिखता है चूंकि ये सीनेट इलेक्ट हो चुके थे, आर्ट काफी कुछ नॉलेज हो चुका था, ऑकल्टिज्म भी था, मिस्टिसिज्म भी था, तो ये सारा कुछ एक मिक्सअप, एक जो मिक्सचर था वो द टार में दिखता है। इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉल्यूम्स, यानी काफी फेमस वॉल्यूम रहा है द टार। वॉज वेल रिसीव्ड बाय पब्लिक, और पब्लिक के द्वारा काफी एक्सेप्ट किया गया। फेमस पोएम कौन कौन सी है इस कलेक्शन में, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड द स्वान अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ये कुछ इनकी फेमस पोएम है इस वॉल्यूम से। 1933 पब्लिश इस पोएट्री कलेक्शन, अगेन एक पोएट्री कलेक्शन पब्लिश होता है, द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, इसका नाम है कलेक्शन का। इंक्लूड्स बाइजेंटियम अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, इसमें ये फेमस पोएम है। तो वाइंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स 1933 में ये कलेक्शन आता है। 1939 डाइड ऑन जनवरी 28 इन मेंटॉन फ्रांस, और 1939 में इनकी डेथ होती है फ्रांस में, या आयरलैंड में और इंग्लैंड में नहीं डेथ होती है इनकी, फ्रांस में डेथ होती है। एज पर हिज विश, जैसा कि उन्होंने विश रखा था, अपनी इच्छा जताई थी, इफ आई डाई बरी मी अप देयर एट रॉबिन बॉर्न, एंड देन इन ए year's time when the newspaper have forgotten me, dig me up and plant me in Sligo। ये जो प्लेस है, ये प्लेस जो है फ्रांस में है, ये आयरलैंड में है। स्लीगो डब्ल्यू बीट्स की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि ये प्लेस काफी कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिक रहा है इनके लिए, एक सुंदर सी जगह है ये।